नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। वेस्ट डिकम्पोजर जैविक खेती में है काफी उपयोगी। कैसे करें पपीता की उन्नत तकनीक से नर्सरी तैयार। कृषि में रासायनिक उर्वरकों और दवाओं के अत्यधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है और ऐसे रसायनों से उगाए गए कृषि उत्पादन के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि क्या इन समस्याओं से निजात पाने का कोई तरीका है? इसका जवाब है हाँ, और वो भी जैविक खेती के माध्यम से। जैविक खेती एक बड़ा ही अच्छा विकल्प है। जिसमें बात करें वेस्ट डिकम्पोजर की तो ये खेती के लिए रामबाण है। तो इसे किसान अपने स्तर पर कैसे बनाए, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र डाकराह जयपुर के विषय विशेषज्ञ डीपी सिंह। राम राम किसान बंधुओं, जिस तरह से आप देख रहे हैं किसान बंधुओं की जैविक खेती का प्रचलन जो है तेजी से बढ़ रहा है। इसका कारण ये है कि जोत का जो दायरा जो है कम होता जा रहा है। हर किसान के पास जोत की जमीन कम होती जा रही है। और दूसरा किसान बंधुओं, शुद्ध अनाज मतलब बिना जो है रसायन युक्त जो है अनाज की मांग जो है आज बहुत तेजी से शहरों में बढ़ रही है। मतलब हर आदमी जो है आज जो है रोग मुक्त रहना चाहता है और जो है शुद्ध जो है खाना चाहता है। जब शुद्ध खाएगा तभी जो है पहले की तरह लोगों की तरह जो है रोग मुक्त जो है रह सकता है। डिकम्पोजर संवर्धन घोल कैसे तैयार करें? डिकम्पोजर घोल बनाने की विधि बहुत सरल है, जिसको किसान अपने खेत पर आसानी से तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम लागत में तैयार हो जाता है। डिकम्पोजर घोल तैयार करने के लिए सबसे पहले हम 2 किलो गुड़ लेकर 200 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक के ड्रम में पानी और 1 बोतल वेस्ट डिकम्पोजर जो कि 30 ग्राम की होती है की आवश्यकता होती है। ध्यान देने वाली बात है कि इसे छायादार स्थान पर ही रखते हैं या तैयार करते हैं। जैविक उत्पाद का जो है उपयोग करके अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति को आप बढ़ा सकते हैं। तो आज आप ये अपन सीखेंगे किसान बंधुओं कि हम जो है जैविक खेती में वेस्ट डिकम्पोजर कैसे बनाएं। इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल 200 लीटर का एक ड्रम लेना है। उसमें आप जो है 200 लीटर आपको पानी लेना है। उसके बाद उस 200 लीटर पानी में आप 2 किलो गुड़ डाल दीजिए। गुड़ को थोड़ा सा बाहर ही घोल करके आप उसको 200 लीटर पानी में आप मिला दीजिए और वेस्ट डिकम्पोजर डालने के बाद उसको आप 3 से 4 दिन तक घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में आप उसको घुमा दीजिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप उसको घुमा दीजिए। तो आप शुरू के दिनों में आपको थोड़ा झाग आएगा ड्रम के अंदर, उसके बाद वो झाग बंद हो जाएगा। 4 दिन बाद पानी जो एकदम सफेद सफेद सा हो जाएगा, खट्टी छाछ की तरह। इसका मतलब कि वो आपका जो है वेस्ट डिकम्पोजर तैयार हो गया। वेस्ट डिकम्पोजर खेत में कैसे उपयोग करें? किसान वेस्ट डिकम्पोजर घोल का 1000 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई जल के साथ उपयोग कर सकते हैं। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति में 200 लीटर घोल प्रति एकड़ प्रयोग में लाया जाता है। डिकम्पोजर द्वारा बीजोपचार कर फसलों को कई प्रकार की बीज जनित बीमारियों से भी बचाया जा सकता है। वेस्ट डी के तैयार घोल को फसलों में पर्णीय छिड़काव के रूप में भी काम में ले सकते हैं, जो कि कई प्रकार की बीमारियों से पौधों की सुरक्षा करता है।
वेस्ट डिकम्पोजर के तैयार घोल फसल की कटाई के बाद खेत में बचे डंठल व अन्य अवशेषों पर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि वे जल्दी सड़ जाते हैं और भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कंपोस्ट खाद बनाने में भी किया जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर एक जैविक हथियार है जो फसलों की कीट व बीमारियों से सुरक्षा करेगा और हर प्रकार से पोषण प्रदान करेगा। इससे किसानों का रसायनों पर होने वाला खर्च कम होगा और आमदनी भी बढ़ेगी। साथ ही उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। वेस्ट डिकम्पोजर से आप जिस तरह से गोबर की खाद को भी आप जल्दी से जो है सड़ा सकते हैं। जिस तरह से आप जो आपके जानवरों का गोबर हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, उस गोबर को जो है आप 2 से 2.5 फुट जो है ऊंचा आप जो है छाए में उस गोबर को रखिए, ताज़ा गोबर को, और उसमें क्या कीजिए कि आप जो है उसमें होल बना करके 1-1, 2-2 लीटर जो है वेस्ट डिकम्पोजर उसमें छेद बना करके आप उसके अंदर डाल दीजिए। और उसके बाद उसको आप थोड़ा सा पानी से थोड़ा सा गीला कर दीजिए। तो ये क्या होगा किसान बंधुओं कि ये आपका 45 से 50 दिन में जो आपका ताज़ा गोबर है वो वेस्ट डिकम्पोजर उसको सड़ा करके एकदम सड़ी गोबर की खाद बना देगा। तो यदि आप खड्डे के अंदर सड़ी गोबर तैयार करते हैं तो 4 से 6 महीना लगता है, और आप जो है खुली जगह जो है छाए में आप जो है 2-2.5 फीट ऊंचा गोबर को रख करके वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से आप कम दिनों में सड़ा करके आप ज़्यादा से ज़्यादा सड़ी गोबर आप जो है बना सकते हैं और अपने ज़मीन में आप उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी ज़मीन की जो है उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो ये वेस्ट डिकम्पोजर का बहुत अच्छा जो है आप उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। आजकल बाजार में पपीता की मांग को देखते हुए किसानों का रुझान इसकी खेती की तरफ बढ़ रहा है, और जो किसान इनका नया बाग लगाना चाहते हैं वे किसान इसकी पोत तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसकी स्वस्थ पोत तैयार करने के लिए आपको इसकी उन्नत किस्मों का चयन कर सही तरीके से बुआई करनी होगी। तो आप किस प्रकार से करें पपीता की पोत तैयार, चलिए इसके बारे में जानते हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर महेश कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे पपीता की नर्सरी को हम अभी शुरू कर सकते हैं। और इस समय पपीता लगाने का एक और फ़ायदा होता है कि इसमें जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है वायरस की, वो वायरस की समस्या भी कम रहती है। तो जो हमको पपीता का अगर किसी को खेती करनी है या कोई नर्सरी करना चाहता है लार्ज स्केल में अपना एज ए बाकी लोगों को सेल करने के लिए, तो अभी बहुत ही अच्छा सही समय है, वो पपीता की नर्सरी शुरू कर सकता है। पपीता वाकई इस कुदरत की अनोखी देन है। पपीता कई औषधियों गुणों से भरपूर होता है, साथ ही सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। पपीते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत कम समय में फल दे देता है। इसकी उन्नतशील प्रजातियां जैसे कि पूसा डेलिसस, पूसा मैजिस्ट्री, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा या म्यूटेंट डुफार्फ, CO2, CO3, CO4, कुर्ग हनी, रेड लेडी 786, वाशिंगटन, कोयम्बटूर, कुंगहर्नी ड्यू, पूसा डेलिसियस इत्यादि उन्नतशील प्रजातियां हैं। इसी के साथ में जो किस्म आपके एरिया में प्रचलित है उस किस्म का आप चयन कर लीजिए, क्योंकि जिसका डिमांड जिस एरिया में उसी को आप लगाएंगे तो उसका मार्केटिंग भी अच्छी तरह से हो पाएगा। इसी के साथ में आपको देख लेना होगा जो भी इनपुट्स आपको नर्सरी के लिए चाहिए। जहां पपीता की नर्सरी करें आपके पास में कोई प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर होना चाहिए, चाहे वो पॉली हाउस हो, चाहे वो आपका इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस हो।
क्योंकि देखा गया है कि पपीता में जो वायरस की समस्या होती है वो वायरस जो है आपके जो छोटे पौधे हैं नर्सरी के अंदर वहीं से आना शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप वायरस ग्रसित पौधा खेत में लगाएंगे तो जो खेत में है वो पौधा ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा और मर जाएगा। तो सबसे पहले चाहे वो छोटा लो पॉली टनल के रूप में बना सकते हैं बांस के द्वारा, या आप नॉर्मल जो इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस या शेड नेट हाउस यूज़ कर सकते हैं। पॉली हाउस बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि उसमें थोड़ा टेम्परेचर अंदर अधिक रहने से जो सीड का जर्मिनेशन काफ़ी अच्छी तरह से होता है। जो अमूमन सॉइल के साथ में करते हैं, कुछ लोग कोकोपीट के साथ में करते हैं, साथ में वर्मिंग कंपोस्ट या गोबर खाद का इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ पॉलीथीन्स वगैरह आप अरेंज करके रख लेंगे तो आपको एक ही बार में आप नर्सरी कर सकते हैं। मार्च तक आप नर्सरी कर सकते हैं ताकि आपका पौधा वही मार्च अप्रैल और मई तक बिक सके। जो भी आप वैरायटी का सीड ले रहे हैं पपीता का, उस सीड को लगाने से पहले एक रात पानी में आपको भिगो के रखना होगा, और अगले दिन उसको एक फंजीसाइड से, आप जो भी आप नॉर्मल फंजीसाइड मार्केट में अवेलेबल है, नॉर्मल ब्लू कॉपर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे ट्रीट करके फिर आपको लगाना है। पपीते स्वास्थ्य नर्सरी तैयार करने के लिए बुवाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें, क्योंकि शुरुआती अवस्था इसके पौधों पर कई रोगों का प्रकोप होने लगता है। इससे बचने के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। फिर पॉलीथीन बैग, प्रोटे या नर्सरी में बीजों की बुवाई करें। लगाने के लिए जो पॉलीथीन साइज है लगभग 4 इंच पॉलीथीन का यूज़ किया जाता है। कई बार हम देखते हैं कि आजकल पोर्ट्रेज मार्केट में अच्छी तरह से अवेलेबल है, जो 36 होल वाला या 40 होल वाला, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मीडिया आपको यूज़ करना है, सबसे बेस्ट मीडिया हम देखें हैं कि अगर पपीता का अच्छा जर्मिनेशन चाहिए आपको, पपीता का अच्छा ग्रोथ चाहिए आपको इनिशियली, तो कोकोपीट और वर्मिंग कंपोस्ट दोनों को आधा आधा मात्रा में मिलाने से उस मीडिया का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो पौधे का ग्रोथ है बड़ा अच्छा आता है। अगर आपको इसमें लागत ज़्यादा लग रही है, आपको लग रहा है, तो कुछ पार्ट आप मिट्टी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आपको जो मिट्टी जनित बीमारी है उसका आने का प्रकोप रहेगा। तो उसके लिए फिर आपको मिट्टी को अच्छी तरह से आपको किसी एक फफूंदनाशक से उसको ट्रीट करना होगा। तो इस प्रकार से आप जो 4 इंची पॉलीथीन है या आपका जो पोर्ट्रे है 40 या 36 होल्स वाला, उसको आप मीडिया से भर लेंगे। भरने के पश्चात उसमें आपको जो सीड का जो आपने रात को भिगो के रखा है और उसको फंजीसाइड से ट्रीट कर दिया है, उसको लगाना है। और ध्यान रहे उसकी गहराई बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए, बहुत ही आपको ऊपरी सतह पे ही इसको लगाना है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र की पौध तैयार करने के लिए लगभग 100 वर्ग मीटर का स्थान का चुनाव करें। उसके बाद 5 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारियों को बना लेना चाहिए, और क्यारियों की ऊंचाई जमीन से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इन क्यारियों में बीज बोने से पहले क्यारियों से कंकड़, पत्थर, खरपतवार आदि अशुद्धियों को हटा देना चाहिए। क्यारियों को 25% फॉर्मेल्डिहाइड से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, रेत तथा मिट्टी को बराबर मात्रा में मिलाकर मिश्रण तैयार कर अच्छी तरह मिट्टी में मिलाने के बाद क्यारियों को बनाना चाहिए। तैयार क्यारियों में बीज को 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। इससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। और इतना गहरा नहीं लगाएं, ताकि अगर कई बार किसान लोग गहरा लगा देते हैं, गहरा लगाने से आप उसमें जर्मिनेशन की दिक्कत हो जाती है पपीता में। सीड जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान रखिए सीड का एक्सपायरी नहीं होना चाहिए, सीड फ्रेश होना चाहिए। नर्सरी शुरू करने से पहले ध्यान, अगर जो किसान लोग अपने लिए करना चाहते हैं तो वो तो एक ही बार में नर्सरी कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े स्केल में नर्सरी करना चाहते हैं उनके लिए एक सजेशन रहेगा कि जो नर्सरी करें वो थोड़ा पार्ट में करें, एक ही बार में पूरा नर्सरी ना डालें। क्योंकि कई बार किसान एक ही बार में लगभग 10,000 या 20,000 पौधा डाल देता है, तो उसको फिर मार्केटिंग के समय दिक्कत होती है। और अभी जब हम कोविड की सिचुएशन देख रहे हैं पूरे इंडिया में, तो लास्ट 2 साल से हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो किसान ज़्यादा नर्सरी डाल दिए थे उनको मार्केटिंग में थोड़ा दिक्कत हुआ है। तो थोड़ा पार्ट करके थोड़ा करके डालें। अपना जो भी मार्केटिंग का एस्टीमेट पहले से ही ले लीजिए आसपास कि आपका कितना इस बार सेल हो पाएगा लगभग, तो उसको आप एक लगभग 15 दिन के अंतराल में आप नर्सरी डालते रहिए। आप अभी शुरू कर सकते हैं, सही समय। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश में जिन किसान भाइयों ने मसूर की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में इस समय कई तरह के कीट रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है, जिसके कारण फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इनकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ राकेश परिहार। रबी की फसल मसूर के बारे में कीट और उसका निदान के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं, जिसे आप उपयोग करें और अपनी फसल का अधिक से अधिक लाभ लें। सबसे पहले मसूर फसल में प्रमुख रूप से लगने वाला कीट माहू है। ये हरी पत्तियों का रस चूसता है एवं पौधे को नुकसान पहुंचाता है। मौसम में तापमान सामान्य से अधिक होने की स्थिति में माहू कीट का प्रकोप अधिक होता है। माहू कीट के शिशु और प्रौढ़ दोनों ही पौधों की कोमल पत्तियों, तनों, फूल व फलियों से रस चूसकर पौधों को कमजोर कर देते हैं, जिससे पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं, फलियां सिकुड़ जाती हैं और फलियों में दाने नहीं बनते हैं। बड़े क्षेत्रफल पर बरानी मसूर की खेती में माहू कीट के अनियंत्रित प्रकोप से पैदावार में 70 से 80% तक नुकसान हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए जहाँ तक हो अपन को जैविक नियंत्रण से इसका निदान करना है। येलो कार्ड की खूंटी बनाकर उसमें ग्रीस लगाकर 1 एकड़ में कम से कम 5 खूंटियाँ लगाने से माहू पे बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद दूसरा उपचार है, अपन नीम ऑयल को 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर भी छिड़काव कर कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होता है तो फिर रासायनिक की तरफ अपन इसका उपचार करेंगे, जिसमें माहू के लिए इमीडाक्लोपिड 17.8 SL 5 ml दवा 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से माहू पर शीघ्र कंट्रोल होता है। मसूर में लगने वाला अगला कीड़ा है चने की इल्ली, भी मसूर की फलियों को नुकसान पहुंचाता है। ये इल्ली हरे रंग की होती है, जो हरी पत्तियों को खाती है एवं उसके हरेपन को खरोच कर खाती है, जिससे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की स्थिति में अवरुद्ध होता है। फली छेदक की इल्लियां कलियों, फूलों, फलियों को नुकसान करती है। इल्लियां फलियों पर टेढ़े मेढ़े छेद बनाती है। इस कीट की मादा छोटे सफेद रंग के अंडे देती है। इल्लियां पीली, हरी, काली रंग की होती हैं तथा इनके शरीर पर हल्की गहरी पट्टियां होती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में यह कीट 4 सप्ताह में एक जीवन चक्र पूर्ण करती है। इसके उपाय के लिए सबसे पहले जैविक तरीका है कि टी आकार की खूंटी किसान अपने खेतों में लगाएं, जिससे परभक्षी आकर इनको खाते हैं, जिससे काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है फसलों में। दूसरा, प्रत्येक हेक्टेयर में फोरेमन ट्रैप 10 नग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेतों में लगाएं। इससे भी काफ़ी फायदा इस इल्ली से बचाव में हो सकता है। तीसरा जैविक तरीका है कि NPV वायरस 250 LE 250 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसलों में छिड़काव करें, जिससे इस इल्ली पर कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाइयों, यदि आपकी मसूर की फसल में नुकसान आर्थिक क्षति स्तर से अधिक है तो रासायनिक नियंत्रण के लिए 0.5 मिलीमीटर इंडोक्साकार्ब दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे फली छेदक कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बाद मसूर में कुछ रोग भी लगते हैं। पहले नंबर का रोग है उगटा। इस रोग में पौधा एवं पत्तियां सूखने लगती हैं और पैंच में चलती हैं
आज 10 हैं तो कल 15 होंगी, परसों 20 होंगी, इस तरीके से बढ़ने लगती हैं। रोग को देखते ही किसान पौधों को उखाड़ कर फेंक दें, दूसरी जगह जला दें या उनको नष्ट कर दें। उगरा रोग से बचाव के लिए अगली बार जो भी फसल बोएं वो इस बार नहीं होना चाहिए और फसल चक्र को अपनाना चाहिए। बोने के लिए उगटा अवरोधी फसलों को बोएं, प्रॉपर बीज उपचार करें जिसमें ट्राइकोडर्मा, कार्बनडाइजिम, इन बीज उपचारों से बीज का उपचार करने से इस रोग की संभावनाएं बहुत निम्न और ख़त्म हो जाती हैं। तथा कार्बनडाइजिम एवं ट्राइकोडर्मा गोबर की खाद में या वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर भुरकाव करने से भी इस रोग पर कंट्रोल किया जा सकता है। मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है यह किसान अपने ध्यान में रखें एवं अपनी आगे वाली या जो वर्तमान में बोई गई फसल है उसमें इसका उपयोग करें और अधिक से अधिक लाभ लें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मालपुरा, जिला टोंक के कृषक बाबूलाल ने। आप गाय की जर्सी नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो बाबूलाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। भारतीय संस्कृति में गाय का बहुत ही ऊंचा स्थान है। प्राचीन काल से ही ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। आजकल भारत में विदेशी गाय बहुत ही लोकप्रिय हो रही हैं। वैसे तो भारत में कई नस्ल की गायें देखने को मिलती हैं और इन्हीं नस्लों में जर्सी गाय भी एक है। दुनिया में सर्वाधिक दूध देने वाली गायों में HF गाय के बाद ये गाय दूसरे नंबर पर है। जर्सी गाय काले और भूरे रंग के मिश्रण में पाई जाती है। इसका माथा चौड़ा और आंखें बड़ी होती हैं। इसकी औसत ऊंचाई 46 इंच यानी 4 से 5 फीट होती है। जर्सी गाय के रखरखाव में और गायों की तुलना में कम खर्च और समय लगता है। अपनी अनेक खूबियों और किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने के कारण ये गाय आजकल डेयरी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। यदि किसान भाइयों आप इस नस्ल की गाय का पालन करना चाहते हैं तो ये गाय अमूमन 40 से 60 हजार रुपए के बीच मिल जाती है। इसकी कीमत और भी कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि जर्सी गाय की दूध उत्पादन की क्षमता, उम्र और उसका स्वास्थ्य आदि। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही कोई खरीदार इसकी सही कीमत का अनुमान लगा देता है। इस तरह किसान भाइयों आप इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर यदि जर्सी गाय का पालन करते हैं तो आप इनसे अधिक दूध उत्पादन के साथ अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।